फरवरी 2024 की बात है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है एक महिला सिपाही जो है नगर कोतवाली बाराबंकी में जो है पहुंच जाती है। जब वो वहाँ पहुंच जाती है तो वहाँ पर जो सिपाही लोग बैठे हुए हैं उनसे वो अपनी एक एप्लीकेशन देती है और जो है अपनी बात बताती है और बताती है कि एक शख्स है, एक आदमी है जो मेरे साथ लगातार जो है बलात्कार कर रहा होता है, हमारा रेप कर रहा होता है। और जब ये कर रहा होता तो मैं उससे शादी की जब बात करती हूँ तो वो शादी के लिए मना कर देता है और मना ही नहीं करता है, वो अपने जीवन से हटाने की धमकी भी दे रहा होता है। जब चूंकि ये बात पुलिस वालों ने सुनी और जब पुलिस वालों ने सुनी तो ये सुनने के बाद जो है अपने वो अधिकारियों को बताते हैं और अधिकारी जब ये बात को सुनते हैं तो अधिकारी वो कहते हैं, अधिकारी बताते हैं कि भाई ये महिला है, चूंकि पुलिस में भी है तो हमारे विभाग की ही बात है तो इसकी बात को सुना जाना चाहिए, इसे न्याय मिलना चाहिए। तो अधिकारी इनको आदेश कर देते हैं और एफआईआर उनकी जो है लिख ली जाती है। तो ये जो कहानी जो जो हम आपको बता रहे हैं, तो जो एफआईआर लिखने के बाद अब वो जो लड़का होता है तो वो उसके पास ये सूचना पहुंचती है और सूचना पहुंचने के बाद वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और हैरान हो जाता है। वो अपने जो उसके दोस्त होते हैं उनसे वो मिलता है, उनसे मिलने के बाद वो कहता है कि हमारे खिलाफ यार एफआईआर हो गई है, अब मुझे इसे कैसे बचना है, मुझे बचाना है और नहीं तो ये मेरी नौकरी पर भी बात आ पड़ेगी। तो जब उसके जो दोस्त होते हैं वो दोस्त उसको बताते हैं कि इसमें हैरान होने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है, तुम जा करके जो है उस लड़की का हाथ थाम लो, हाथ पकड़ लो और शादी कर लो। जब ये मामला साथ हो जाए तब आगे कुछ अपना देखना। और वो लड़का इस बात को मान जाता है और मानने के बाद वो सीधा इसके पास आता है जिसने एफआईआर की है और उसके पास आकर के उसका हाथ पकड़ता है, हाथ थामता है। हाथ थामने के बाद वो सीधा उसे मंदिर में ले जाता है और मंदिर में ले जाने के बाद भगवान को साक्षी मानते हुए वो कसम खाता है कि मैं तुम्हें ईश्वर साक्षी मान करके ये बात कहता हूं, मैं तुम्हें अब पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। वो जो है, जो एफआईआर करने वाली लड़की है वो भी खुश हो जाती है क्योंकि ये मामला 5-6 साल पुराना है और 5-6 साल से ये लड़की संघर्ष कर रही होती है। एफआईआर तक बात आती है और आज वो उसको जो है उसकी मुंह मांगी मुराद मिल जाती है और वो लड़की खुश हो जाती है। तो जो मामला था वो मामला रफा दफा हो जाता है और जो है सब लोग अपने अपने काम पे लौट आते हैं। कुछ दिनों के बाद ये जो शादी का मामला हो गया, अब ये मामला कोर्ट में पहुंचा था। चूंकि 100 और जो मामला एफआईआर हुई तो एफआईआर होने के बाद महिला 164 के बयान दर्ज कराए जाते हैं, सब में होता है तो उसको भी 164 के बयानों के लिए उस महिला को मजिस्ट्रेट के सामने बुलाया जाता है, पेश किया जाता है। अब जो 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 महिला पुलिसकर्मी है वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान देती है और अपनी मांग दिखाती है और बताती है साहब अब ये मामला बिल्कुल हमारा खत्म हो गया है और जो उन्होंने हमें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है और जो मैंने एफआईआर वगैरह जो दर्ज कराई थी उस दर्ज कराने का उद्देश्य यही था कि हमें वो पत्नी का दर्जा दे दें। साहब दर्जा हो गया है, अब मुझे कोई इसमें कार्रवाई नहीं चाहिए। एफआईआर जो उनकी कैंसिल कर दी जाती है, जो मुकदमा होता है वो समाप्त कर दिया जाता है। जब ये मामला हो गया, अब ये लग रहा है हम लोगों को कि ये तो बहुत छोटी सी कहानी थी। एक महिला एफआईआर कराने जाती है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, लगता है कि इसका जो है दी एंड जो है हैप्पी एंड हो गया है, लेकिन नहीं साहब, हैप्पी एंड नहीं हुआ है। असल कहानी यहीं से शुरू होती है। कहानी क्या शुरू होती है कि कहानी जो है यहाँ पर फिर एक कत्ल होता है और कत्ल जो होता है बड़े ही बीभत्स तरीके से होता है और फिर उसकी जो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें जो सच निकल के आता है तो उसको जान करके, उसको सुन करके सारे लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये एक आदमी
जो 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 पत्नी का एक तरह से रक्षक है वो भक्षक कैसे बन सकता है। तो जो कहानी शुरू करने से पहले अब आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 को सुन रहे हैं, कृपया इसे जो है सब्सक्राइब भी कर लें, और जो लास्ट में जो कहानी कैसी लगी वो बताएं, कमेंट में अवश्य बताएं। तो दोस्तों जल्दी ज़्यादा समय न लेते सीधा मैं कहानी पर लौटता हूं, और जो कहानी जो है तो आज की जो सच्ची घटना हम सुनाने जा रहे हैं वो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जिला पड़ता है बाराबंकी, और बाराबंकी जो जिला पड़ता है उसके अंतर्गत एक थाना पड़ता है, उस थाने का नाम होता है मिसौली। मिसौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो एक गांव पड़ता है, थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पड़ता है, उस गांव का नाम होता है बिदौरा। दरअसल बिदौरा की जो है, ये जो बिदौरा गांव है वो लखनऊ बहराइच हाईवे, नेशनल हाईवे मार्ग पर पड़ता है। तो जब वहाँ जो बिदौरा मार्ग है वहाँ एक पुल है, उसके नीचे जो खेत हैं, इसके पास जो लगा हुआ पुल के पास लगा हुआ गांव बिदौरा है। और बिदौरा गांव का एक किसान सुबेरे जो अपने खेतों पर आता है, और खेतों पर जब वो आता है तो वहाँ सड़क के किनारे लगभग 400 मीटर अंदर जो है खेत में, जो खेत उसके गांव के ही किनारे हैं, वहां पर एक जो है डेड बॉडी पड़ी होती है। और डेड बॉडी जब पड़ी होती है तो वो किसान वहां पर जाता है, और जाने के बाद उस डेड बॉडी को वो देखता है। जब डेड बॉडी को देखता है, चेक करता है, तो चेक करने में एक बात समझ में आती है कि वो जो डेड बॉडी है उस पर आधे वस्त्र पहने हुए हैं, और जो उसके नीचे के वस्त्र हैं वो उसके उतरे हुए होते हैं, नीचे को छिड़के हुए होते हैं। और वो उसके बाद अब और चेक कर रहा होता है, देखता है कि उस डेड बॉडी को जो कौवा है वो उसको नोच रहा होता है, कौवा उसकी आंखों को खा रहा होता है। और अब उसने जब ये देखा तो अब उसने चेकिंग जो है उसके चेहरे की पहचान करने की कोशिश की, तो उसके चेहरे को पहचानता है। चेहरा जब वो पहचानने की कोशिश करता है तो उसमें देखता है उसके चेहरे पर छोटे छोटे जो है कीड़े ने अपना चुनना उस चेहरे मांस को शुरू कर दिया है, और जो चेहरा है उसका वो काला पड़ गया है, यानी उसको जलाने की कोशिश की गई है। दूसरे उसके सिर पर एक बहुत ही तगड़ा सा घाव भी होता है। जब वो हालत देखता है, हालत देखने के बाद वो शख्स पुलिस को सूचना देता है। तो मिसौली थाना क्षेत्र में जो इंस्पेक्टर होते हैं उनका नाम जो है होता है बिमलेश पाल। जो उनका जो है जो वो होते हैं इंस्पेक्टर साहब, उनका नाम होता है सुधीर कुमार। तो सुधीर कुमार जब इस बात को सुनते हैं कि वहाँ डेड बॉडी पड़ी है, तो सुधीर कुमार जो अपनी बात जो है वो उच्च अधिकारियों को बताते हैं, यानी एसपी साहब को बताते हैं। जब एसपी साहब सुनते हैं तो वो कहते हैं बिल्कुल आप घटनास्थल पर पहुंचिए और हम भी आते हैं। ये एसपी साहब इस घटना की बात को जो है और अपने उच्चाधिकारियों को बता देते हैं, यानी आईजी डीआईजी को बता देते हैं। तो डीआईजी भी जो है वो भी घटनास्थल पर आते हैं। अब उनकी एसटी जो होता है इन्वेस्टिगेशन वो शुरू हो जाता है। उस शुरू होने पर सबसे पहले एक ही बात होती है कि जो है पुलिस की ड्रेस जो लड़की पहने हुए है जो डेड बॉडी पे है, तो वो कहीं असली है अथवा नकली है, क्योंकि आजकल जमाने में बहुत लोग फर्जी जो है खाकी ड्रेस पहन लेते हैं और वो पब्लिक को धोखा देते हैं। कहीं ऐसा भी तो नहीं है इस पर जिसने मारने वाले ने पहना दिया हो गुमराह करने के लिए, या इसने ही स्वयं पहन लिया हो। तो ये पहली बात होती है। तो उसकी जो वर्दी चेक की जाती है, वर्दी चेक करने के बाद उसके शरीर को जब पलटा जाता है तो उसके जो शरीर जो उसका नेम प्लेट जो लगी होती है उस पर लिखा होता है बिमलेश पाल। अब जब बिमलेश पाल ये शनाख्त हो गई कि ये बिमलेश पाल लड़की है, महिला सिपाही है, तो बिमलेश पाल का वो पूरा जो डॉक्यूमेंट्स वो खंगाले जाते हैं, और खंगाले जाने के बाद ये पता चलता है कि ये 2017 की मतलब क्वालिफाई लड़की होती है, और जो इसकी पोस्टिंग जो है शुबैया थाने में उसकी तैनाती होती है। तो अब ये बात पता चल गई। पता चलने के बाद अब ये
पता ये करना था कि ये हत्या आखिर को हुई तो हुई कैसे है, स्वयं तो कोई कर नहीं सकता, अब हत्यारा कौन है। अब जब ये पूरा पता चल गया तो पता चलने के बाद जो पुलिस वाले हैं, चूंकि उस हत्या के पास उनका मोबाइल भी पड़ा होता है और मोबाइल भी उन पर बरामद हो जाता है, और मोबाइल बरामद होने के बाद जो पता चला कि ये महिला बिबलेश है तो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके आधार पर उनके जगह पर फोन किया जाता है, उनके पिताजी को बताया जाता है। तो उनके जो पिताजी हैं उनको जो फोन पे जो पुलिस वाले कहते हैं, तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप अनार देवी बोल रही हो, उनकी बात का नाम उस डॉक्यूमेंट से अनारा देवी लिखा होता है। तो वहाँ फोन किया जा रहा है तो अनारा देवी कहती है हाँ मैं अनारा देवी बोल रही हूँ। तो अनारा देवी चूक जो है, जो उनके 4 बेटियां होती हैं, 4 बेटियों में 2 की शादी हो गई होती है, और जो अनारा देवी हैं उनके उनके जो हस्बैंड थे उनका नाम अमरपाल था। वर्ष 2013 में उनकी मौत हो जाती है, और जब मौत हो जाती है जो तीसरे नंबर की बेटी है मृत आश्रित में जो बिबलेश पाल नाम की जो नेम प्लेट बरामद होती है, उसकी नौकरी उस पर मृत आश्रित कोठी में लगती है। तो वो ये बात पूछते हैं कि ये बिबलेश पाल आपकी कौन है, तो वो कहती है मेरी तीसरे नंबर की बेटी है। तो पूछते हैं आपकी कहीं लड़ाई दुश्मनी वगैरह या वगैरह वगैरह जो भी बिबलेश पाल के दुश्मन हो, उनकी कहीं शत्रुता हो, आप हमें बताइए। तो वो अनारा देवी पूछती है आखिरकार को हुआ क्या है, तो वो वहां से पुलिस वाले बताते हैं आपकी बेटी की हत्या कर दी गई है। तो जैसे ही वो माँ सुनती है अनारा देवी की मेरी बेटी की हत्या कर दी गई है, तो जो परिवार के लोग हैं, एक छोटी और उसकी बेटी बहन, मानी उसकी बेटी है बिमल पाल की जो है वो बहन होती है, दोनों लोग जो है रोना पिटाना शुरू कर देते हैं। और रोना पिटाना शुरू करने के बाद जहाँ घटना स्थल बताया है वहां पर वो लोग पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उनको फिर उनसे वही बात पूछी जाती है। जब बात पूछी जाती है तो उनकी माँ अनारा देवी ने एक बात बताई, साहब मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जब मेरी बेटी की पोस्टिंग हुई तो उस पोस्टिंग में होने के बाद वो जो है जिला बाराबंकी में ही उसको पोस्टिंग मिल जाती है, और जिला बाराबंकी के जो थाने हैं, जो उन्हीं थानों में वो जो है घूमती रहती है। कभी बिसौली है, कभी देवरा है, कहीं फतेहपुर है, तमाम तरह के जो थाने हैं वहाँ उसी में उसकी पोस्टिंग होती रहती है। उन पोस्टिंग के दौरान हमारी बेटी की जो है मुलाकात, एक सिपाही होता है, उस सिपाही से हमारी बेटी की मुलाकात हो जाती है। और मुलाकात ही नहीं होती है, वो आकर के घर बताती है कि मेरी ऐसे ऐसे मैंने एक लड़के से हम शादी करना चाहते हैं, और जो है उसके जो मौर्य उसका नाम बताया था उसने, जो मौर्य बताया इंद्रेश मौर्य, हम इंद्रेश मौर्य से मोहब्बत करते हैं और हम दोनों लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने कोई उसको एतराज नहीं किया, ठीक है लड़की कमा रही है, खा रही है, चूंकि परिवार का भरण पोषण बिमलेश पाल के ही द्वारा होना था तो हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, हमने भी वो उसकी सहमति दे दी थी। पर कुछ दिनों से वो लड़की परेशान थी, हैरान थी, और उसने जाकर के थाने में इसी जो इंद्रेश मौर्य है इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कहीं हो न हो ये मैटर उससे संबंधित हो। अब जो इंद्रेश मौर्य की क्लू मिलता है, अब इंद्रेश मौर्य को पूछा जाता है और इंद्रेश मौर्य को तलाशा जाता है। तो इंद्रेश मौर्य ने उस वक्त जो है 27 जो तारीख थी, 24 की हत्या हुई, 27 तारीख को जो है उसने जो है 24 तारीख को उसने रिपोर्ट कराई, 27 तारीख को उसकी हत्या हुई। 27 तारीख के दिन से इस इंद्रेश मौर्य ने 8 दिन की छुट्टी ली थी और अपने विभाग से, और उसने ये बताया था कि आरओ की जो परीक्षा है उसमें मुझे शामिल होना है। तो वो परीक्षा आरओ की देता भी है, और देने के बाद वो है उस अपनी जो उसकी पत्नी है, जिसे उसने मंदिर में शादी की है, उससे वो फोन लगाता है। फोन लगाने के बाद उसे वो पूछता है कि तुम्हारी ड्यूटी कहाँ है, तुम इस वक्त कहाँ हो। तो वो लड़की बताती है कि हमारी जो ड्यूटी रामनगर थाना में जो लोधेश्वर एक मंदिर पड़ता है, उस गर्भगृह में हमारी ड्यूटी लगाई गई है। 3 साढ़े 3 बजे है, हमको उसकी
ड्यूटी ज्वाइन करना है। तो ये वार्ता जो हो रही है तो वो जान जाता है और वो अपनी वैगन आर गाड़ी है उस पर इंद्रेश मौर्य पे वो गाड़ी लेकर के जहाँ ये घटना स्थल है वहां पर आ जाता है, उस लड़की का इंतजार करने लगता है। वो अपना आ रही होती है, जैसे वो लड़की वहां आती है तो ये आने के बाद दोनों लोग बातें करने लगते हैं। वो गाड़ी से उससे थी किराए की बस से, तो वो उतर जाती है और उतरने के बाद जो बात करती है, बात करते करते वो लड़की कहती है कि मैं लघुशंका कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी टॉयलेट जाना है। तो वो रोड से उतर के नीचे चले जाते हैं 400 मीटर, ये भी उसके साथ चला जाता है। जैसे ही वो उसने अपनी टॉयलेट के लिए जो पैंट खोली तो ये पीछे से इसके पास एक रॉड थी, जिसे जो गाड़ियों में सामान्य पाना बोला जाता है टाइप में, उससे वो उसके सिर पर एक जबरदस्त प्रहार करता है और प्रहार करने से वो लड़की जो है गिर पड़ती है और गिरने के बाद फिर वो उसका गला दबाता है और गला दबाने के बाद वो सीधा वहां से 9-2-11 हो जाता है और 9-2-11 और हत्या करने के बाद, हत्या जब उसकी कर देता है तो वो हत्या करने के बाद चुपचाप यहाँ से निकल जाता है और निकलने के बाद वो सीधा रानी बाजार से त्रिलोकपुर, त्रिलोकपुर से फतेहपुर कृषि होते हुए रात के 1 बजे वो जो है लखनऊ पहुंचता है। उसके बाद रात में थोड़ा वक्त अपने मामा के पास गुजारता है और वहां से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होता हुआ सीधा सुल्तानपुर पहुंच जाता है और सुल्तानपुर से सीधा जौनपुर पहुंचता है। और जौनपुर इसने जो 27 तारीख को घटना को अंजाम दिया था, अब ये 30 जुलाई आ जाती है, तब इसको सूचना मिलती है और सूचना मिलती है उसी सूचना के आधार पर जो है वो यहाँ आता है और जौनपुर में इस लड़की के जो गांव में जहाँ ये है वहां पर, और वहां पर आने के बाद चूक पुलिस का इसका लगातार फोन का कॉल ट्रेस कर रही होती है, लोकेशन ट्रेस कर रही होती है। तो ये जो मैंने अभी बताया ये इतनी जगहों से घूमता है तो इस ये एक जगह पर नहीं ठहरता है, इसलिए पुलिस भी इसको गिरफ्तार नहीं कर पाती है, गिरफ्तार करने में परेशानी होती है। ये स्वतः चूंकि इसको पता चल गया था और पता क्या चला, 30 जुलाई आ गई, 30 जुलाई को उसे सूचना मिलती है कि तुम्हारी पत्नी की हत्या कर दी गई। वो उस हत्या में शामिल होने के लिए आता है, तब उसे गिरफ्तार पुलिस कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इसे थाने लाया जाता है। थाने लाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है और पूछा यह जाता है कि आखिर आपने जो है हत्या इसकी क्यों की है, हत्या की वजह बताइए। तो ये हत्या की वजह बताता है कि ये जो लड़की है विमलेश पाल हमसे मतलब ये चाहती थी, जिस तरह से आम लड़कियां की शादी होती है और जो उनके साथ जो शादी होती हैं, जो उनका हक बनता है, मौत घरानी जो तमाम तरह के होते हैं, वो सारे हक हमें चाहिए और हमें पत्नी रूप में स्वीकार करिए। इसमें क्या होता है, ये इसको सिर्फ यूज कर रहा था, शादी कर रहा तो एक यूज करने का एक बहाना था कि हम तुम्हें शादी कर लेंगे। इधर इसने जो शादी रोक ली और जब शादी रोकी तो इसकी जो दूसरी सगाई टूट गई। क्यों टूट गई? तो उसके खिलाफ जो FIR लिखाई गई थी फरवरी 24 में जो लिखाई गई थी, उससे उसकी जो सगाई टूट जाती है कि ये लड़का तो जो है रेपिस्ट है, बलात्कारी है। तो वो अब 2 तरह का उसने दिमाग में भर लिया था, एक तो मेरी नौकरी दांव पे लग रही है, दूसरा जो मेरी सगाई टूट गई है, और तीसरा ये मुझे बार बार परेशान कर रही होती है। इन सब परेशानियों को देखते हुए मैंने इसे रास्ते से हटाना ही उचित समझा और उचित समझने के बाद हमने जो है जो छुट्टी आरओ की परीक्षा थी, वो 1 दिन के परीक्षा के बाद मैं दूसरे दिन ड्यूटी ज्वाइन कर सकता था, पर हमने जो है 8 दिन की छुट्टी इसीलिए ली थी। और वो पूरा घटनाक्रम का सारा खुलासा कर देता है। पहले तो ये मना करता है, चूंकि ये पुलिस वाला होता है तो जानता है कि पुलिस हमें क्या क्या प्रश्न पूछेगी, तो वो अपना मास्टर माइंड लगाता है। लेकिन जब पुलिस या अपने स्तर से पूछती है तो ज्यादा वो कुछ मतलब बहाना नहीं बना पाता है और तोते की तरह जो है सारी कहानी A to Z बता देता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब हमें किसी को हैरान, किसी को परेशान करना नहीं है। बात सिर्फ ये ही आती है कि हम लगातार कहते हैं हत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। पुलिस वाला होता हुए भी उसने जो घटना को अंजाम दिया, उसने बहुत ही गलत किया। तमाम विकल्प थे, विकल्प ये थे, FIR जब हो रही थी कोई बात नहीं, FIR हो जाती, और जब तुमने शादी कर ही ली थी तो क्या जरूरत पड़ी थी, नौकरी वाली लड़की थी,
अच्छा कमा रही थी, अच्छा खा रही थी, मगर उसने ये रास्ता नहीं अपनाया। उसने जो रास्ता अपनाया वो हत्या का अपनाया। अब उसकी नौकरी न, वो कहते हैं न खुदा मिला ना बिलाले सनम, ना पत्नी मिली जिससे शादी कर रहे थे, ना नौकरी मिली, ना नौकरी बची, और जो पत्नी थी वो भी हाथ से चली गई। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।